नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका आईएन टीवी के करंट अफेयर्स एपिसोड में। आज की बड़ी खबरें हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हमारे आने वाले परीक्षाओं में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आने वाली कोई परीक्षा में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपका समय बहुत बहुमूल्य है और इस कीमती समय को इस्तेमाल कीजिए आईएनटीवी करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। खबरें जो सुर्खियां बटोर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। आईआईएम बेंगलोर का पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया में बनेगा। नेपाल के बौद्ध मठ को यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिला है। क्यों महत्वपूर्ण है, नेपाल के बारे में हम लोग क्यों इतना सोच रहे हैं, अभी पता चलेगा। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ दिलीप आसबे स्विफ्ट ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर निर्वाचित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। उच्च शिक्षा जीईआर में तमिलनाडु देश में सर्वप्रथम है। इसरो ने LVM-3 M7 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को मंजूरी दी है। आईसीएमआर स्थापित करेगा भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर। और सरकार ने 10 मार्गों पर हाइड्रोजन फ्यूल ट्रांसपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो ये कुछ खबरें हैं जो सुर्खियां बटोर रही हैं पिछले 24 घंटे में। इन खबरों से को देखेंगे हम लोग ब्रीफ में और उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर क्या है? पहली खबर है आईआईएम बेंगलोर का पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया में बनेगा। हमें मालूम है हमारे प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पे थे। क्या खबर है? आईआईएम बेंगलोर का पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया में बनेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलोर ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी यानी कि ओवरसीज अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। यह भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्विक विस्तार तथा भारत की शिक्षा कूटनीति यानी कि एजुकेशन डिप्लोमेसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा आसियान का प्रमुख सदस्य है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये ध्यान रखेंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? भारत अपने ईस्टर्न छोर पे जितनी कंट्रीज हैं, भारत से पूर्व की तरफ जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन चाहता है और इसके लिए सदा प्रयासरत रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, एंड और क्या है, भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह कैंपस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक खबर है कि भारत का एक प्रमुख संस्थान कौन है, आईआईएम बेंगलोर, वो क्या कर रहा है, वो अपना पहला ओवरसीज कैंपस इंडोनेशिया में बना रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत की एजुकेशन डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इसको। ठीक है, तो देखिए इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, संस्थान कौन सा है? आईआईएम बेंगलोर। उपलब्धि क्या है? पहला ओवरसीज कैंपस है। स्थान कहाँ पे हो रहा है? ये इंडोनेशिया में। क्या उद्देश्य है? भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक विस्तार। स्थापना, आईआईएम बेंगलोर की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। और आसियान, चूंकि इंडोनेशिया जो है वो आसियान का बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि आसियान का हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो जकार्ता में ही है, यानी कि इंडोनेशिया में ही है भारत इसका आसियान का मुख्यालय। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर नेपाल से आ रही है, जहां पे क्या हुआ है, एक बौद्ध मठ को यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा मिला है। क्यों महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए खबर? नेपाल के बौद्ध मठ को यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिला है। नेपाल के ललितपुर स्थित 17वीं शताब्दी के ज्येष्ठावर्णा महावीर, याद रखेंगे, ज्येष्ठावर्णा महावीर बौद्ध मठ को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनरुत्थान यानी कि रेस्टोरेशन भारत की वित्तीय सहायता से किया गया है। इसमें ध्यान ये देना है, हुआ क्या था कि नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें ये काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, तो भारत ने सहायता की थी कि इसको रिस्टोर करने के लिए, इसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए भारत ने आर्थिक सहायता की थी। ठीक है, इसीलिए ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो विहार है, महाविहार है, ज्येष्ठावर्णा महाविहार,
इसको जो बौद्ध मठ है इसको यूनेस्को हेरिटेज का अवार्ड मिलना और इसके पुनरुत्थान में भारत की भूमिका ही इसको महत्वपूर्ण बनाती है आने वाले परीक्षाओं के लिए। ठीक है। भारत द्वारा नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में दिया गया सहयोग भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंधों यानी कि कल्चरल रिलेशन को मजबूत करता है। यह भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी तथा बौद्ध विरासत संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कौन सा विहार था? कौन सा विहार था? धरोहर कौन सा था? ज्येष्ठ वर्ना महाविहार। कौन से स्थान पे है? ललितपुर, नेपाल में। क्या सम्मान मिला है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड। भारतीय सहायता कितने की गई थी? नेपाली रुपये में 13.78 करोड़ की सहायता की गई थी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत और नेपाल के बीच कल्चरल रिलेशन है। विरासत कौन सी है? बुद्धिस्ट हेरिटेज है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल का मुद्रा क्या है? नेपाली रुपीज। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। चूंकि यूनेस्को अवार्ड है से संबंधित अवार्ड है इसीलिए इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। ये स्टैटिक जीके के पार्ट हैं, कुछ नीचे के 2-3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली खबर की तरफ। अगली खबर कहां से आ रही है देखते हैं एक बार। अगली खबर एनपीसीआई के एमडी से रिलेटेड है, जो दिलीप आसबे जी हैं। क्या खबर है देखते हैं हम लोग एक बार। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई जो है उसके प्रबंध निदेशक जो हैं और सीईओ जो हैं, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी एंड सीईओ दिलीप आसबे को स्विफ्ट ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये एक नियुक्ति की गई है, स्विफ्ट बोर्ड का मेंबर बनाया गया है इनको, सुपरवाइजरी बोर्ड का, दिलीप आसबे जी को, जो कि एनपीसीआई के सीईओ एंड एमडी हैं। अब ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है इसको जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि एनपीसीआई क्या होता है और स्विफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो इन दो चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। यह यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस, एनएसीएच, एईपीएस, भारत बिल पे जैसी महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों का संचालन करती है। ठीक है, इसके बाद आता है स्विफ्ट क्या है। तो स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये विश्व भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सुरक्षित वित्तीय संदेश का आदान प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब ये खबर जो है ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के एनपीसीआई जो है डिजिटल पेमेंट की जो संस्था है उसके एमडी को, उसके प्रबंध निदेशक को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई नियुक्ति मिलती है, कोई वित्तीय संस्था में नियुक्ति मिलती है, तो इससे एक तरह से ये बोला जा सकता है कि हमारे जो वित्तीय संस्थान है, डिजिटल पेमेंट के लिए जो संस्थान हमने बनाए हुए हैं अपने देश में, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ रही है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। किनकी नियुक्ति हुई है? दिलीप आसबे की। कौन सी संस्था है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का कब गठन किया गया था? 2008 में। नियुक्ति कहाँ हुई है इनकी? स्विफ्ट ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड में। मुख्यालय कहाँ है एनपीसीआई का? मुंबई में। प्रमुख प्लेटफॉर्म जो एनपीसीआई से संचालित होते हैं वो कौन कौन से? यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस, एनएसीएच, एईपीएस, भारत बिल पे एटसेट्रा। और महत्व क्यों है? ग्लोबल डिजिटल पेमेंट लीडरशिप। ग्लोबल डिजिटल पेमेंट लीडरशिप, वही मैं बता रहा था अभी कि इससे भारत के जो डिजिटल वित्तीय संस्थान है उससे उसके किसी अधिकारी का नियुक्ति अगर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, भारत की जो डिजिटल पेमेंट प्रणाली है उसके प्रति विश्व में स्वीकार्यता बढ़ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। अगली खबर कहां से आ रही है? अगली खबर उच्च शिक्षा से संबंधित है, जो तमिलनाडु से रिलेटेड है। क्या खबर आ रही है देखते हैं हम लोग एक बार। उच्च शिक्षा जीईआर में तमिलनाडु देश में प्रथम। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? जीईआर क्या है, तमिलनाडु का जीईआर कितना है, देश में का जो औसत जीईआर है वो कितना है। तो सबसे बड़ी बात जीईआर क्या होता है, तो ये प्रश्न इससे से पूछे जा सकते हैं। तो क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी कि AISHE 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु ने 52.3 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीईआर क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो
के साथ देश में उच्च शिक्षा नामांकन हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब जीईआर क्या होता है देख लेते हैं। जीईआर किसी विशेष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या की तुलना में उस स्तर की शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत होता है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए जीईआर की गणना 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के आधार पर की जाती है। यानी कि एक पर्टिकुलर आयु ग्रुप को डिसाइड कर लिया जाता है और तय किया जाता है कि उस आयु ग्रुप के पूरी आबादी में कितने प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसमें क्या है कि भारत का औसत जो है, औसतन भारत में 30% है राष्ट्रीय औसत जीईआर का, लेकिन ये तमिलनाडु में ये हाईएस्ट है, जो देश में सर्वप्रथम है, वो है 52.3। ठीक है, प्रमुख तथ्य क्या है, तमिलनाडु का जीईआर राष्ट्रीय औसत 30% से काफी अधिक है और राज्य में पिछले 3 वर्षों में महिला जीईआर पुरुषों से अधिक दर्ज किया गया है। महिलाओं का जीईआर ज्यादा है एज कंपेयर टू पुरुष। ठीक है, क्या है देखिए, कौन से राज्य में को ये दर्जा मिला है, प्रथम दर्जा जीईआर में, ये है तमिलनाडु को। इसका कितना है 52.3। राष्ट्रीय औसत कितना है 30%। और कौन से आयु वर्ग के लिए जीईआर देखा जाता है भारत में, 18 से 23 वर्ष। ये रिपोर्ट कहाँ से आया है, AISHE 2023-24, यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पे। जीईआर में अगर तमिलनाडु की बात करें तो महिला का प्रतिशत कितना है, महिला का प्रतिशत है 53 और पुरुष का प्रतिशत है 51.6। महिला का प्रतिशत है 53.1 और पुरुष का प्रतिशत है 51.6। इसी डाटा के आधार पर यह कहा गया था कि यहाँ पर जो देख रहे हैं पिछले 3 वर्षों में महिला जीईआर पुरुषों के से अधिक दर्ज किया गया है। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। अगली खबर इसरो से संबंधित है। इसरो ने LVM-3M7 मिशन के लिए C-20 क्रायोजेनिक इंजन को मंजूरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 6 जुलाई 2026 को तमिलनाडु के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी कि IPRC महेंद्रगिरी में C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट पूरा किया है। यह इंजन LVM-3M7 मिशन के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण अपर स्टेज में उपयोग किया जाएगा। क्या महत्व है, ये देखिए C-20 इंजन भारत के हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम की रीढ़ है। यह इंजन चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा हमारे लिए। इसीलिए हम लोग इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, गंभीरता से इसको प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी संस्था थी जिसने ये परीक्षण किया और उसके बाद उसको मंजूरी दी है, वो है इसरो। यानी कि इसरो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन से इंजन को मंजूरी मिली है, C-20 क्रायोजेनिक इंजन को। कहाँ पे ये परीक्षण हुआ है, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी कि IPRC महेंद्रगिरी में, तमिलनाडु में। कौन सा लॉन्च व्हीकल है, LVM-3। और मिशन कौन कौन से इसमें यूज होंगे, उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन जो है मानव के साथ, जो भारत की एक योजना है मानव को अंतरिक्ष में, भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की, वो उस योजना के तहत ही गगनयान का चयन किया गया है। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ICMR जो भारत की मेडिकल रिसर्च की अग्रणी संस्था है, वो क्या करने वाली है, वो एक हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर, रिसर्च सेंटर स्थापित करने का पहल कर रही है। ICMR स्थापित करेगा भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर। ये कहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश के केलोंग में स्थापित किया जाएगा। केलोंग कहाँ पर है, लाहौल स्पीति जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहीं पे इसको बनाया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हिमाचल प्रदेश के केलोंग में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा। यह केंद्र उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, नवाचार एवं क्षमता निर्माण का प्रमुख संस्थान होगा। ठीक है, अब ये हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है
कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है मानवीय स्वास्थ्य के लिहाज से, उसमें ये कामगार होता है। क्या है इसमें देखिए, हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन यह चिकित्सा विज्ञान है जिसमें अधिक ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, कम वायु दाब तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? लो ऑक्सीजन, ठीक है, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, वेरी लो टेम्परेचर। इन सब वजहों से क्या होता है, जो भी मानव शरीर पे जो भी प्रभाव पड़ते हैं और उसकी वजह से कोई भी जो बीमारियां होती हैं उस पर रिसर्च किया जाता है। किसमें? हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर्स में, जो कि इसके हिमाचल प्रदेश के केलोंग में अभी बनेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें देखिएगा। संस्थान कौन सी है? आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करेगा। केंद्र का नाम क्या होगा? हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर। कौन से स्थान पे? केलोंग, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। उद्देश्य क्या है? हाई एल्टीट्यूड मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर की स्थापना जो है वो 1911 में ही हो गई थी। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में ही हो गई थी, लेकिन उस समय इसका नाम इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था। उस समय इसका नाम इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था, जो कि 1949 में इसका नाम बदल के आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया। ठीक है, अब ये हाई एल्टीट्यूड किसको मानते हैं ये भी यहाँ परिभाषित किया गया है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि 2500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर जो दाब और कम टेम्परेचर वगैरह से जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो उसके लिए अगर हाई एल्टीट्यूड को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना है तो वो है 2500 मीटर। ठीक है, प्रमुख रोग कौन कौन से हो सकते हैं? ये हाई एल्टीट्यूड मेडिकल रिसर्च जो है यहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड मेडिकल रिसर्च, ये कौन कौन से रोगों को ज्यादा रिसर्च करेगा? किन रोगों पे? वो है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, एएमएस, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा यानी कि एचएपीई, और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडेमा यानी कि एचएसीई। ठीक है, ये तीन प्रमुख बीमारियां हैं जो हाई एल्टीट्यूड मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसी पर रिसर्च वहां मुख्यतः किया जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल से संबंधित है। हाइड्रोजन फ्यूल से संबंधित क्या है देखिए, सरकार ने 10 मार्गों पे हाइड्रोजन फ्यूल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्या कहानी है इसके अंदर? भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 10 प्रमुख मार्गों पे हाइड्रोजन फ्यूल ट्रांसपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? इस परियोजना में 37 यानी कि 37 हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल और 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन मोबिलिटी होता क्या है, ये हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन मोबिलिटी में क्या होता है कि परिवहन के लिए हाइड्रोजन को एज अ ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें दो प्रमुख तकनीकें यूज होती हैं। एक तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें हाइड्रोजन से बिजली बनाकर वाहन चलता है, और दूसरा हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है जिसको H2ICE बोलते हैं। उसमें क्या है, इंजन को संशोधित किया जाता है और सीधा हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, इसका महत्व क्यों है? क्योंकि हमारी जो ग्रीन एनर्जी जो सरकार की योजना है उसके तहत ही इसको किया जा रहा है। इसमें क्या है, यह परियोजना ग्रीन मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी और कार्बन एमिशन रिडक्शन को बढ़ावा देगी, और जीवाश्म ईंधन यानी कि फ्यूल से जो भी फॉसिल फ्यूल से जो भी एनर्जी मिलती है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, इन सब पे हमारी निर्भरता को कम करेगी। इसीलिए ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कौन सा मिशन है हमारा? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कौन से मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कुल मार्ग कितने हैं? अभी 10 पायलट रूट्स चुने गए हैं। उसमें कुल कितने वाहन होंगे? 37 वाहन होंगे, टोटल 37 वाहन होंगे, जिसमें 15 फ्यूल सेल पे आधारित होंगे और 22 जो है H2ICE पर आधारित होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कितने बनाए गए हैं? 9 उन मार्गों पे। अनुमानित लागत लगभग 208 करोड़ की है, और प्रमुख कंपनियां जो इसमें योगदान कर रही हैं, हिस्सा दे रही हैं, वो उसमें से कौन कौन है? टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, एनटीपीसी, अशोक लेलैंड, इंडियन ऑयल, एटसेट्रा। और ये इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना।
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगली खबर की तरफ। तो ये कुछ खबरें थी जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोर रही थी। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली कोई भी वीडियोस को आप मिस ना करें और अपने समय का सदुपयोग करें, अपने समय को कीमती समझते हुए IN TV के साथ उसको शेयर करें और यहाँ पे कुछ सीखें। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।